हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीटीबीसी के बुक से अध्याय 5 क्लास 6 का विषय सब्जेक्ट हिस्ट्री विषय का अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। तो देखते हैं गांव के एक चौपाल में रहमान और राजीव। गांव के एक चौपाल में रहमान और राजीव रहमान और राजीव गांव के चौपाल में बैठे हुए थे। रहमान और राजीव कहाँ बैठे हुए थे? गांव के चौपाल में। गांव के लोगों गांव के लोगों अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो गांव के लोग थे किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? अपने देश के बारे में। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफी पुरानी है। एक ने कहा, क्या कहा? कि भारतीय संस्कृति काफी पुरानी है। दूसरे ने कहा कि अंग्रेज ने हमें सब बनाया है। दूसरे ने क्या कहा? कि अंग्रेज ने हमें सब बनाया है। इस इस पर तीसरे व्यक्ति ने क्या किया कि दूसरे व्यक्ति के विचार का जोरदार विरोध किया। तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विचार का जोरदार विरोध किया और कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो भारतीय सभ्यता है दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे को कहने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब होता है। अब हम लोग देखते हैं धातु युग क्या है। धातु युग क्या है? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। धातु युग का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण काल के बाद, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल किया था। जिसने मानव क्या किया था? धातु का इस्तेमाल किया था। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोट डीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेड़ा और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। धातु युग में ही जो स्थल है कोट डीजी, अमरी, उत्तरी पंजाब एवं में सरायकेला और जालीलपुर राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पे क्या कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पे होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंटों से बने घर में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलाबंदी भी की गई थी। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। धातु युग का जो प्रारंभ है कब हुआ? नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था। जो पहला धातु था क्या था? तांबा था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। जिसे कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो नदी के तलहटी से। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इस समय क्या हुआ? भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। जो इन संस्कृति के लोग थे वो क्या थे? कि बड़े पैमाने पे कृषि उत्पादन करने लगे थे। पिछले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि खेती की शुरुआत की परिस्थिति में से परिचित हुए होंगे। खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। ये संस्कृति अपने विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये संस्कृति थी किस लिए प्रसिद्ध थी? तो विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। उस समय की जो बस्तियां होती थी आमतौर पर क्या होती थी? छोटी होती थी। इनमें बड़े आकार के बस्तियां नहीं के बराबर थी। इनमें जो बड़े आकार की जो बस्ती थी वो नहीं के बराबर थी। इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। इन संस्कृतियों से जुड़ी पशुपालन और कृषि शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। मानव संस्कृति सभ्यतावस्था में कैसे परम मानव जो संस्कृति थी सभ्यतावस्था में कैसे प्रवेश करती है। किसी भी क्षेत्र में संस्कृति को सभ्यता अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। तो किसी भी संस्कृति है उसको सभ्यता अवस्था में प्रवेश करने के लिए क्या करना होता है? कुछ मापदंडों का पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया, लेखन कला विकसित हो गई। जैसे वह क्षेत्र क्या हुआ कि शहर में तब्दील हुआ तो क्या हुआ कि लेखन कला विकसित हो गई। शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्र से जरूरी चीजों की पूर्ति
होती हो। शहरी आबादी में जो पालन पोषण करने के लिए क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की चीज़ों पूर्ति हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो, का और कारीगर कलाकारिता विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हमारी हड़प्पा संस्कृति इन सभी मापदंडों को पूरा करती है। जो हड़प्पा संस्कृति है वो क्या करती है, इन सभी मापदंडों को पूरा करती है। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति के सभ्यता में प्रवेश किया। जो नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में जो मानवीय संस्कृति के सभ्यता अवस्था में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा, जैसे क्या हुआ कि भारत में हड़प्पा, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप में, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से, इस प्रकार संस्कृति का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है। जिसे क्या होता है? समाज द्वारा सीखा जाता है। इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। इसका जो हस्तांतरण होता है क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज लगभग 150 वर्ष पहले पश्चिमी पंजाब में, 150 वर्ष पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल की खंडर का पता चला था। इस खंडर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडरों से ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। तो इस सभ्यता का जो महत्व नहीं समझने के कारण जो रेलवे के ठेकेदार थे, जो हड़प्पा खंडरों के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। जो ये अज्ञानता के कारण जो जानकारी नहीं थी, जिसके कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविद ने इस स्थल पर व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराना शहरों में से एक है। जो खंडहर है भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद प्रदर्शकों ने अनेक नगरों का पता लगाया। इसके बाद जो प्रदर्शक थे वो अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख है। जिनमें कौन कौन प्रमुख है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली और लोथल और धौलावीरा प्रमुख है। पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों का पता लगाया। कितना स्थलों का पता लगाया? तो 2800 हड़प्पा स्थल का, क्योंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। क्योंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के नाम के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविद ने अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं निकाली, जैसे मोहरे, मनके, माप तौल के बाट, कांसे के उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन, जिन पर काले रंग के चित्र बने होते हैं। इन स्थलों से मूर्ति भी मिली है। अब देखते हैं हड़प्पा के नगरों की स्थिति। हड़प्पा जो नगर है उसकी स्थिति। नगर खोज करता बरसो नदी के तट। हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? तो 1921 में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। कौन नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। कालीबंगन, ब्रजवासी लाल, बीवी लाल कब खोज की? तो 1961। किस नदी के तट पे? तो घग्गर नदी। लोथल, लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। कब की? तो 1954 में। कौन नदी है? तो भोगवा नदी। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। कब की? 1889-90 में। कौन नदी के तट पे? तो लूनी नदी। चूहनदाड़ो की खोज किसने की? तो गोपाल मजुमदार ने। कब की? तो 1931 में। कौन नदी के तट पे? तो सिंधु। रंगपुर, रंगपुर भी की खोज किसने की? तो माधव स्वरूप बस्त। और कब की? तो 1931 से 1953 के बीच में। कौन नदी है? तो मादर नदी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी?
तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगरें दो हिस्सों में विभाजित थी। हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगर थे कितने हिस्सों में विभाजित थे? दो नगरों में। नगर की पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था। नगर का जो पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था, परंतु ऊपरी हिस्सा पर ऊंची जगह पर बसा था। परंतु क्या था? ऊंची जगह पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था, परंतु निची इलाकों में बसा था। मतलब नगर का जो पश्चिमी हिस्सा है वो छोटा होता था और ऊंची जगह पर बसा होता था, जबकि पूर्वी हिस्सा निचले इलाके में बसा होता था और बड़ा हिस्सा में बसा होता था। ऊंची जगह पे बड़े छोटे हिस्सों को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा है। ऊंची जगह पर बसे छोटे हिस्से को पुरातत्वविद ने क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे। कि नगर दुर्ग था उसमें कौन लोग रहते थे? शहर के सुखी संपन्न, जबकि निचली नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर के चार दीवारियों का निर्माण ईंट से की गई थी। जो नगर के चार दीवारी का निर्माण किया था ईंट से की गई थी। ईंट के निर्माण पर दीवार बनाने के लिए ईंट की चिकनाई में उस तकनीक का प्रयोग किया था तथा तभी तो हजारों साल बाद भी ईंटें मजबूती से खड़ी रह सकती है। कुछ नगरों के दूर वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? एक तालाब मिला है, जिससे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा था। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई थी। हर तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बनी थी। जो तालाब का फर्श था वो क्या किससे बना था? तो तराशी गई ईंटों से। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जो प्लास्टर के ऊपर किसी पर चढ़ाई गई थी? चारकोल के। तालाब के पास एक कुआं भी मिला। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकाल कर भरा जाता होगा। स्नानागार में पानी निकालने की व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। स्नानागार के चारों तरफ क्या बने हुए थे? कमरे बने थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते होंगे। यहाँ क्या करते हैं? विशेष नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते होंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल में एक समान विशेषता वाली संरचना मिली है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल में एक विशेष समान विशेषताएं वाले संरचना मिले हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कठोर रूप से में पहचाना गया है। इन संरचनाओं को किसमें पहचाना गया? अन्नागार या कोठर के रूप में पहचाना गया है। इस तरह कालीबंगन और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यहाँ इस्तेमाल यह के लिए किया जाता होगा। नगरीकरण का अर्थ। नगरीकरण का क्या अर्थ है? तो नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति के तत्पर नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा आदि से है। नगरीकरण के प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेश वाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि संबंधित अनेक संस्थाएं होती है। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशेषताएं होती है। जो आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशेषता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है। जगह जगह क्या होती है? आवासीय कॉलोनी होती है। जलापूर्ति, साफ सफाई, यातायात आदि की देख रेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खोलता है। नगरीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? गांव अपना स्वरूप खोलता है और वहाँ कृषि कार्य नहीं होता है। जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति खेतिहर इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति समय से ही शुरू हुई, जो आज भी जारी है। अब भारत के 1/3 से ज्यादा जनसंख्या नगरीकरण हो गई है। इमारत, सड़कें और नालियाँ। इमारत, सड़कें और नालियाँ। हड़प्पा नगर के घर प्रायः 1 या 2 मंजिलें, कुछ 3 मंजिलें भी होती थी। प्रत्येक घर में आंगन होता था। इसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकान के दरवाजे खिड़की के मुख्य द्वार के बजाय गली में खुलते थे। मकान के दरवाजे और खिड़की मुख्य
सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घर में कुआं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी। नगरों में क्या था? सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी और इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियां का उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पे काटती थी। यह तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो गया था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बने हुई मध्यम आकार की निकास नली तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नलियां बड़ी सड़कें के साथ जुड़े बड़े नाले में मिलते थे। नाले ईंट से ढके होते थे। बड़े नाले में जगह जगह आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिससे गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य और सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों में पाई जाने गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियां, नालियां, सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के जरूरी धातु, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेश भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंट के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मोहरे, हाथी दांत आदि पे लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सुनार, पत्थर काटने वाले बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार रहते थे, जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। हड़प्पन नगरों के लोग सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़े का उपयोग करते थे। हड़प्पन नगरों के लोग क्या करते थे? सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इसके निर्माण में समानता सोने, चांदी, हाथी दांत तथा तांबे का प्रयोग होता था। इसके निर्माण में क्या होता था? समानता सोने, चांदी, हाथी दांत और तांबे का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पकी मिट्टी के सादे तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांसा, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग इनके द्वारा किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तौल के बाट तथा गहनों के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। बच्चे के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, पशु मूर्ति आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोगों के पास भी खेलते थे। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पाई शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मोहरे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मोहरे का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहरे अपने दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। प्रथम, इस पर जानवर की सुंदर कलाकृतियां मिलती है और दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता है। मोहरे पर लिखे अधिकांश लेख 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने लेखन का विकास किया था। हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पा नगर गांव से घिरा होता था। गांव के लोग शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध करते थे, ठीक वैसे जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध करते हैं। हड़प्पा लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से ठीक की जाती थी। सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी।
खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रह एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र में भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान, खेतड़ई से तांबा, कर्नाटक, कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान बख्तूर से बैतुल मनी एवं मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेख में नेहुला की चर्चा मिली है। नेहुला सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। नगरवासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पा लोग धरती को उर्वरता देवी की देवी समझते थे। धरती क्या समझते उर्वरता की देवी, और इसमें मातृ देवी की पूजा खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी के स्तरीय मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से किया गया था। इस तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। इनके बीच एक सिंह वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। इसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता तथा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसलिए उसे बचाने के लिए ताबीज बांधते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाने एवं जलाते भी थे। जो सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं कुछ का। धौलावीरा धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। धौलावीरा कहाँ बसा था? गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों के दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा था। संपूर्ण शहर कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। गढ़ी, महानगर और निचली नगर। इसमें गढ़ी और महानगर की अपनी अपनी किलाबंदी थी, जबकि निचली नगर किलाबंदी नहीं थी। गढ़ी और महानगर किलाबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मधुनगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभा तथा उत्सव या समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरा, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए जिसमें बड़े अक्षरों अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षरों को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़े को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। लोथल लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलाबंदी की गई है। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फास की खाड़ी की मोहरें यहाँ से पाई गई है। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वान ने बहुत से कारण बताए, जैसे बाढ़ ने नगरों को डुबा दिया, भूमि में नमक की मात्रा और बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पाई पर हमला कर उसे समाप्त कर दिया। इस तरह यह भी कहा गया है कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैंडल सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा गया है कि हड़प्पा के बड़े बड़े तत्व का ह्रास जरूरी हुआ है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बहुत से तत्व निरंतर आगे विकसित होने वाले ताम्र रासायनिक संस्कृति से बनी रही।
यह संस्कृति राजस्थान के आर्य संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जारवे संस्कृति से जानी गई। आज भी हम मातृ देवी की पूजा धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।